जी नमस्कार। आज देश की राजनीति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय कुमार जी हैं और आपके बीच में एक और प्रतिनिधि है जिसका नाम अक्षय लाल पतल भेगवा है। आज देश का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, देश विकास की तरफ है या विनाश की तरफ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय लाल जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा, जो पहले बलिया जनपद में हुआ करता था, आज मऊ जिले का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। रतनपुरा विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं अक्षय लाल जी, अक्षय कुमार जी। तो क्या कहेंगे आप देश की इस राजनीतिक परिदृश्यता के बारे में और देश किस कदर विकास के पथ पर अग्रसर है या क्या है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे चैनल को देखने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षय कुमार राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा मऊ जिला। आज के जो परिवेश की बात किया गया है तो यह सच्चाई है कि हम 2014 में आरएसएस मुझे जब बीजेपी में लाई, आरएसएस साथ लाई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय एक मेरा यह चाहे सगुन बानी है चाहे ईश्वर कृपा बानी है, मेरी एक अपना वो है जैसे एक अंगों की बात होती है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ, मैं सरकार में रहा हूँ, रहता 14 से आया, 14 से आज तक मैं सरकार में रहा। हमारी माननीय मोदी जी से, माननीय आदित्यनाथ योगी से लगाए, अमित शाह जी से लगाए, माननीय मनसा जी से लगाए, माननीय राजनाथ जी से लगाए, अभी जो भी सिर्फ कुछ नेतृत्व करता हमारे बीजेपी के लोग रहे हैं, हम साथ रहा और 11 वर्ष के लमसलम एक तरह से मान कर चलिए कि मैं रहा हूँ। और पहले कुछ जो सरकार की बात अगर है तो प्रथम बार हमारे माननीय मोदी जी जब पीएम बने कुछ दिखा, दूसरे में भी कुछ दिखा, परंतु हम इस पर एक नारा हम अपना खुद बनाया था, एक शय कि जिस देश में गंगा बहती है उसे हम भारत कहते हैं, उस भारत के भाग्य विधाता को हम मोदी मोदी कहते हैं। क्या आपने हम इस बात को हमने बनाया और मैंने फॉलो किया, कराया। उस समय राम गमन का जो एक चल रहा था, मोबाइल में जो चल रहा था, उसमें जो भी अब ट्रैफिक आती थी उसी नाम से आते थे कि जिस देश में गंगा बहती है उसे हम भारत कहते हैं। यह उसमें ट्रैफिक रूट देने लगा। कुछ क्षण के लिए तो अच्छा लगा कि हमारा भारत जो है प्रोग्रेस पर चल रहा है, परंतु आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि जो स्थिति आज हमारे देश का है, 25 तक हमारे एक व्यक्ति पे कर्ज 4,80,000 के लमसम, पूरे भारत में रहने वाले 140 करोड़ के बीच में जो हमारे भारत में निवास करने वाले जो एक बच्चा भी अगर है उसके ऊपर भी 4,80,000 रुपया का वो कर्जदार है। अगर आप जो कहें कि प्रमुख जी आज की डेट में भारत की प्रगति की बात किया जाए तो मैं देख रहा हूं कि चाहे एक ईरान हो, हमारे माननीय मोदी जी ने पूरे देश भ्रमण किया, ये सच्चाई है, परंतु आज की डेट में सिर्फ भ्रमण करने से ही नहीं होता है, विकास कराने की बात होती है। और आज की डेट में हमारे पूरे इस हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, मैं पार्टी आज की डेट में छोड़ चुका हूँ क्योंकि मुझे कोमा में डाल दिया गया है। यह ओम प्रकाश राजभर को आप जानते होंगे, उनको स्टेट चूंकि मैंने ही किया, और जब ओम प्रकाश बीजेपी में आए तो उसके बाद तभी से मैं साथ छोड़ दिया। उधर दारा सिंह चौहान को भी ली, वो भी देख आपके सामने ही सब गुजरा है सामने। ये जब लोग आए हमने पार्टी छोड़ दिया मजबूरी में, इसलिए कि वह बहुत लंबी कहानियां हैं, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हम उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ओम प्रकाश का मेरा पर्सनल अगर मामला है मैं निपटूंगा, समय आएगा निपटूंगा, वो अलग की बात है, लेकिन आज की देश की बात है।
अपने देश की विषय की बात किया, तो आज के देश में जो हमारा जो देश है, 5 किलो राशन पर आज हमारा पूरा यह समाज बस झूला हुआ है। और आज हमारा देश का जो स्थिति है, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सब आज की डेट में सब खत्म हो चुका है। प्राइमरी पाठशाला था वो भी प्राइवेट, रेलवे था वो भी प्राइवेट। अरे हम कितना गणना कराओ, जो भी आप लाइन से उठाकर देखिए सब प्राइवेट होता जा रहा है। मात्र यह आर्मी और प्लस कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं कि वह अपना सरकारी व्यवस्था में चल रहा है, नहीं तो परिवहन से लगाए, रेलवे से लगाए, सब कुछ यह जो है सब चला गया। ये तो रही विकास की बात है। देश विकास के पथ पर है या नहीं है, आपको ये नहीं दिख रहा रेलवे में कितना विकास हो रहा है। पहले ट्रेनें 10-10 घंटे 20-20 घंटे लेट हुआ करती थी, लेकिन आज की स्थिति है कि डबल और ट्रिपल लाइनें बन गई हैं। देश की यातायात व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ बन चुकी है, अब ट्रेनें लेट नहीं होती हैं। देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। क्या ये प्रगति का द्योतक नहीं है? सपोज दैट मान लीजिए कि यदि आप एक दुकान खोलते हैं तो हमें कर्ज लेना पड़ता है, और बैंक से लोन लें या कहीं अन्य जगह से कर्ज लें, तो हम कर्ज लेते हैं, उस दुकान में पूंजी लगाते हैं, और जब दुकान में पूंजी लगाते हैं तो इस उम्मीद से लगाते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा और हमारी दुकान अच्छी भली चलेगी। तो इसी को यदि एक उदाहरण मान लिया जाए कि यदि हमें देश को विकास के पथ पे लेके जाना होगा तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, और कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये विकास का एक मानक नहीं है कि यदि हमारी सारी संचार व्यवस्थाएं या अर्थतंत्र की, जिसको रीढ़ कहते हैं, विदेशी कंपनियां आएंगी या हमारे देश की ही कंपनियां अपने उत्पाद को उत्पादित करेंगी, तो उत्पादित करने के बाद जो सामान वो लोग बनाएंगे और उसको आयात या निर्यात करना होगा, तो यदि ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं होंगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएंगी, और जब ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो हम लोग विकास के पथ पे जा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए तो कुछ हमें करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके लिए तो हम कर्जदार बनेंगे ही बनेंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते। देखिए, यह सच्चाई है कि हमारे जो इस भारत में जो भी रोड बने हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत है, गंदे हैं। नितिन गडकरी ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो भारत के विषय में जो सोच रखा है व्यक्ति, तो उसने सच्चाई और ईमानदारी से रखा है। जो सही है तो सही और गलत है तो गलत, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। रही बात आज की डेट में नितिन गडकरी को छोड़कर बाकिया रेलवे का भी विकास हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि रेलवे का विकास नहीं हुआ, रेलवे का भी विकास हुआ है। जहाँ छोटी लाइनें थी वो बड़ी लाइनें हुई, जहाँ कहने में कि ओवर ब्रिज नहीं था वो ओवर ब्रिज हुआ। कुछ काम जो चलचित्र जो दिखने को है वो तो है, परंतु उससे लाभ जनता को तो नहीं है। उससे बड़े बड़े पूंजीपति बड़े बड़े लोगों को लाभ है। हमको जनता के लाभ की बात होनी चाहिए। चलिए, मैं इस विषय को थोड़ा सा नहीं अभी बता रहा हूँ। और आपने जब एक बात कहा है कि यहीं पर आज हमारे घोषी चीनी मिल वो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, रसना का चीनी मिल तो बंदे हो गया। एक कांग्रेस के समय का बना हुआ था, माननीय इंदिरा गांधी जी के समय का, वो भी उसी समय का सब बना हुआ है, वो बंद हो गया पहले का। और आज वो भी आज गन्ने जो भी आज सूख रहे हैं, वह धरना प्रदर्शन भी हुआ है घोषी में, वो भी बंद हो गया। यह बताइए, हर व्यवस्था है, हमको चीनी उत्पादन की बात करनी है, हमारे गन्ने से ही होना है। और आज बगैर सूचना दिए हुए किसानों को चीनी मिल को रोक दिया गया, अब वो आजीवन के लिए बंद होने जा रहा है। तो आप हमको बताइए कि आप कैसे मानेंगे इसको कि मानामानी नहीं चल रहा। बीजेपी में मानामानी भी चल रहा है, आज शासन प्रशासन की बात करेंगे, हर जगह मानामानी है। अब अगर जो व्यवस्थाएं आज की डेट में बीजेपी के द्वारा जो फॉलो किए कराए जा रहे हैं, एक जैसा मान के चलिए कि एक कोई मर गया, 21 दिन तक अगर वह मरा हुआ व्यक्ति का अगर नॉमिनेशन कराने जाएंगे तो जिसको मालूम है तो करा लेगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम है तो जाएगा कराने के लिए कि हमारा इसका प्रमाण पत्र चाहिए। तो वो पता चलेगा क्या कि पूरे उसको 5-6 महीना लग जाएगा, जो अनपढ़ गवार होगा, क्योंकि वह कागज को ढूंढने ही में उसको उतना टाइम लगेगा कि कोई। मैं आपका इशारा समझ गया। सरकारें बदलती हैं, तंत्र नहीं बदलता। मुझे आपकी बात लाजमी लगी
आज का जो भारत है गांव से निकलकर शहर में जाता है। जिस तरह से गांव को मिलाने के बाद एक विकास खंड बनता है, विकास खंडों को बनाने के बाद एक जिला बनता है, कई जिलों को मिलाने के बाद एक मंडल बनता है और मंडलों को मिलाने के बाद प्रदेश बनता है, प्रदेशों के मिलाने के बाद एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन राष्ट्र के निर्माण की सबसे छोटी कड़ी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता और सुदृढ़ नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता। तो मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ। किसान गांव में बसता है और किसानों का हृदय खेतों में बसता है। गन्ना की फसल इधर पूर्वांचल में काफ़ी उगाई जाती थी। आज गन्ना की जो सप्लाई करती थी, गन्ना किसान चीनी मिलों को सप्लाई करता था, आज चीनी मिलें बंद होती चली जा रही है। किसान बेरोजगार हो गया है। उनके जो अनाज उत्पन्न करते हैं उनकी कीमत नहीं रही। तो आपकी व्यथा मैं समझ रहा हूँ। युवा बेरोजगार है, उसको किसी प्रकार की व्यावसायिक दृष्टिकोण से तकनीकी रूप से वो परिपूर्ण नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज यदि जो पढ़ा लिखा युवा है वो चाहता है कि मुझे कुछ नौकरी मिल जाए तो वो नौकरी के लिए बेकार है। तो ये आपकी मन स्थिति है। सरकार को इस बिंदु पर तो सोचना ही चाहिए। ये आपका लाजमी प्रश्न है, लाजमी बिंदु है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि सारी प्रगति की में आद्य प्रगति में बाधक तो बन रहे हैं। आज का भारत युवाओं का भारत है और आज के युवाओं की स्थिति है कि इनके पास इनके हाथों को कोई काम नहीं है। और जब कोई काम नहीं है तो फिर कल का भारत क्या होगा? क्या हम वास्तव में विश्व गुरु बन पाएंगे? ये हमको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे मित्र अक्षयलाल पतर फेगवा जी भी हैं। ये भी काफ़ी व्यथित रहते हैं आज की व्यवस्था को देखते हुए। मैं इस बिंदु को थोड़ा सा टर्न ओवर करता हूं और बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहता हूं। काफ़ी समय आपने हमें दिया, लगभग 13 मिनट का समय दिया। आज बिहार की राजनीति और देश के परिदृश्य में एक नई तस्वीर और नया चेहरा देखने को मिलने जा रहा है। बिहार के सुशासन बाबू यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, जिनको लोग प्यार से सुशासन बाबू कहते थे, वो अब राज्यसभा में जाने वाले हैं। इसके बारे में एक छोटी टिप्पणी आपकी क्या है? क्या इसमें भी भाजपा की कोई चाल है या कोई रणनीति है? चूंकि आप भाजपा छोड़ चुके हैं, पहले आप ओम प्रकाश राजभर के सपोर्टर हुआ करते थे, काफ़ी उनको एक ट्रैक देने के महारथी हुआ करते थे, लेकिन उनको भी आपने छोड़ दिया, आपने भाजपा को भी छोड़ दिया। अब आप कहाँ पे हैं और किसको क्या देंगे, ये बताने से पहले थोड़ा सा बिहार के परिदृश्य और सुशासन बाबू के राज्यसभा में जाने पर आपका विचार क्या है और अब बिहार की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में बीजेपी का मेन फंडा है कि जिसका लाठी उसी का भैंस, उसकी अपनी मर्जी। वो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको भी कैबिनेट मंत्री में पहुंच जाना है, जो चुनाव नहीं लड़ा है उसको भी पहुंच जाना है, जो लड़कर जीत कर गया है वहाँ कैबिनेट मंत्री में नहीं जाए, बस एक विधायक बनकर रह जाएगा। अब कहने का मतलब हमारा यही है कि बीजेपी में कुछ भी संभव है। और वहाँ बिहार की बात करते हैं तो सब वही है व्यवस्था। बिहार की कहिए तो पूरे भारत की कहिए ना। मेरी कहने का मतलब छोटे शब्दों में, नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू का राज्यसभा में जाना भाजपा की किस रणनीति को इंगित करता है? मेरा बस ये छोटा सा प्रश्न 30 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। देखिए, यह जो है बीजेपी का आपस के अंदर की मामला है, किसको कौन कहाँ भेजना है नहीं भेजना है। लेकिन ये तो बीजेपी के आदमी तो है नहीं, इनका तो अपना एक दल है, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। वो दिखावा क्योंकि पहले से वो वहीं पर रहे हैं, बीजेपी में ही रहे हैं। अब तक सरकारें जो भी बनी है और सरकार में रहे हैं तो सब का हर व्यवस्था वो हर चीज। खैर, अब अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपने दल के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप किस दल से हैं और आप उसको कितनी ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मैं इस समय समझौते पार्टी का, स्वाभिमान पार्टी का मैं इस समय एक सिपाही हूँ और समझौता स्वाभिमान पार्टी का अध्यक्ष श्री महेंद्र राजभर जी हाँ। और वो समझौता, हमारा समझौता माननीय अखिलेश जी से है और अखिलेश जी की सरकार यह 2027 में बननी है। मैं आज ही नोट कर लीजिए, लिख लीजिए
कि मैं चैलेंज सच कह रहा हूँ कि 2027 में ये सरकार बननी है और केंद्र की सरकार की बात करेंगे तो मैं आज ही से फतवा जारी कर दे रहा हूँ कि 27 के बाद जब आएगा 29 लोकसभा का तो कांग्रेस की सरकार बननी है। इसको धरती का कोई पर नहीं, कोई रोक नहीं, या तो केजरीवाल और प्लस क्या बोलते हैं राहुल, क्योंकि ये दो ही व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारे, देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि आज की डेट में केजरीवाल की बात मैं करूँ, केजरीवाल का आज मैं स्पीच सुना हूँ। केजरीवाल आज माननीय मोदी जी को हर चीज़ को चैलेंज किया है। और सच्चाई ये है कि माननीय मोदी जी हमारे पूरे 1 रुपया में 1 एकड़ हम पूरे पहाड़ को, पूरा पहाड़ी इलाका चित्र दे दिया इनको, कहने में कि अडानी लोगों को। तो ये बताइए जो 1 रुपया में पूरे एक धनी और जो धनवान है उसको धनी बनाया जा रहा है, और जो गरीब बेचारा है जो वह आज आजीवन वो काबिज है अपने जमीनों पर, उन लोगों के घर को ढावाया जा रहा है कि यह ग्राम सभा की जमीन है। तो अगर वो किसकी जमीन है? उस जमीन सरकार की है, सारे तो जमीन सरकार की है, सारे तो जमीन ग्राम सभा हो चाहे पूरा भारत का जमीन हो, पूरे तो भारतीय का शब्द होता है। एक नाम दिया गया है कि ये नाम फलाना का, परंतु पूरी जमीन भारत की है। ये आवाज़ एक व्यतीत प्रतिनिधि की है और मैं सरकार का सारे महकमों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारे रतनपुरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री अच्छेलाल राजभर जी इतने व्यथित हैं अपनी क्षेत्रीय जनता और युवाओं के विकास को लेकर के, किसानों की प्रगति में हो रहे बाधित होने वाले कार्यों को लेकर के सरकार इसको संज्ञान में ले। संज्ञान में एक और लेना है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जो 69,000 भर्ती जो था शिक्षक की, उसमें जो एलो लटकाया हुआ है ये भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, और उसमें भी जो पिछड़ों वर्गों का जो व्यवस्था चल रहा है ये भी सामने देखिए कि क्या अभी आज भी बेचारा कोर्ट में बिछड़ रहे हैं हम लोग। और चुनाव जो 27 में विधानसभा की चुनाव है और 26 में यह अप्रैल मई तक चुनाव हो जानी चाहिए। इसमें भी जो लोग सोच रहे हैं कि मैं चुनाव तो 27 में कराऊँ, ग्राम सभा की चुनाव प्रधानी को क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में रोक लूँ, तो आगामी ये वाला मैं चैलेंज करना चाहूँगा कि इसके लिए और खतरा की घंटी है कि अगर समय से चुनाव यह नहीं कराती है तो आने वाला समय इस सरकार को 0 पॉइंट में आनी है। और आने वाला समय यह समाज बताएगा कि जो आप लोग हम लोग के साथ जो काम कर रहे हो, जनता के साथ कर रहे हो, किसान के साथ कर रहे हो, आने वाले हमारे जो बेरोजगारी जो बच्चे जो मर रहे हैं, पूरा आज हमारा देश रो रहा है। आज सबसे बड़ा अगर यह दोषी कोई है तो हमारे बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व लोग हैं और सारे गुजराती पूरे भारतवर्ष में आकर, पूरे हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा, हर एक क्षेत्र में आकर वो अपना ओलो राज कर रहा है। गुजराती आज का बन गया है, पूरा हमारा भारतवर्ष गुजराती देश हो गया है। कोई अब भारतवर्षी नहीं रहा, एक गुजराती देश हो गया, क्योंकि गुजराती के लोग आकर हर जगह लोग भरे हुए हैं। सारे काम गुजरातियों को चाहिए, जो भी काम हो गुजराती देख रहा है। कोई भी हमारे इस भारत उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कोई बिहार का हो, चाहे कहीं किसी भी प्रदेश का प्रांत का हो, कोई वो नहीं देख रहा है। जाकर देखिए हर जगह गुजराती भाषा ठेकेदारी में। भारत वैसे अनेकता में एकता का देश है। यहाँ सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोग और सारे प्रांतों के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और देश एक अटूट बंधन में बंधा हुआ है। चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो पूर्वांचल का बिहारी हो या यूपी का कोई भैया हो, तो हमारा देश सभी, यानी एक बाग में अनेक फूल खिलते हैं और उन फूलों की ये अनेक अलग अलग रंग होते हैं, और इन रंगों से ही हमारी फुलवारी काफ़ी सुंदर बनती है। और हमारा देश भारत एक अनोखा देश है। हम न गुजरात, न आंध्रा, न महाराष्ट्र, न यूपी, न बिहारियों में बांटने का हमें हक नहीं जाता है। हमें प्रेम और सौहार्द की बातें करनी है, सभी को मिलाना है और देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। हमारा देश, राष्ट्र हमारा किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर हुए, इसके लिए आपने हमें थोड़ा सा समय दिया। ये परिचर्चा अब आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।